हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में पोषण। इसमें कुछ क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस को हमने नोट किया था यहाँ पर, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और आपसे ये कहा गया था कि देखिए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है, कितने नहीं आते हैं वो आपको नोट करने हैं, उनको आपको पढ़ करके लेके आना है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे जो आपको नहीं आ रहे थे और उनके आंसर जो है वो आपने लिखे होंगे और समझे होंगे। हम कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि अभी तक हमारे पास कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आए हैं और कितने क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे पोषण से संबंधित था, ठीक है, जिसमें आपको बताना था कि वो जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उसमें हमने कहा था कि किसकी अनुपस्थिति से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ऑप्शन में हमारे पास था क्लोरोफिल, तो हमने कहा क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आए थे कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से क्या है यहाँ पे करेक्ट है। कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए थे और आपने कहा कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। क्या कहती है फर्स्ट स्टेटमेंट? पहली स्टेटमेंट कहती है कि यहाँ पे सारे जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जिन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट कहती है यहाँ पर कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या आती हैं? सही आती हैं। अगर गलत स्टेटमेंट की बात करें तो हमने कहा स्टेटमेंट नंबर सेकंड देखिए, जिसमें कहा जाता है मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप्स, यानी कि अधिकतर जो जंतु हैं वो स्वपोषी होते हैं। नंबरिंग आप देख रहे हैं, ये नंबरिंग है, इनके अकॉर्डिंग आपको देखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड में कहा गया है अधिकतर जो जंतु हैं वो स्वपोषी होते हैं। हमने कहा नहीं, जंतु स्वपोषी नहीं होते हैं, स्वपोषी सिर्फ पादप होते हैं। स्वपोषी सिर्फ वे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, या स्वपोषी सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन जंतु यहाँ पर जो है वो स्वपोषी नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत था। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पे शामिल है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़े। आगे जो क्वेश्चन हमारे पास आता है सेम इसी का जो ट्रांसलेशन यहाँ पर किया गया है कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है। चलिए आगे हमने कहा पिचर प्लांट जो है वो क्या करता है, वो क्या करता है, कीटों को खाता है। इसका रीजन क्या हमने देखा था? हमने कहा था इसका रीजन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जिसमें कहा गया है ग्रोस इन सॉइल विच लैक नाइट्रोजन, यानी कि इस प्रकार की मिट्टी में बढ़ता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। ये तो हमारा करेक्ट आंसर था। गलत आंसर अगर एक बार हम देखें तो हमने कहा क्या ये एक विषम पोषी है? नहीं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। ऑप्शन नंबर सी में कहता है इसमें क्लोरोफिल नहीं है, हमने कहा नहीं इसमें क्लोरोफिल है, ऑलरेडी हम कह चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि इसका जो पाचन तंत्र है वो मनुष्य जैसा होता है, हमने कहा मनुष्य का पाचन तंत्र ये है और जो पिचर प्लांट है वो ये है। दोनों के स्ट्रक्चर में यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमने कहा कि यहाँ पर आप जंतु के डाइजेस्टिव सिस्टम का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? पादप से कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि दोनों अलग अलग हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या था? गलत था। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है, आपने कहा द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज। आपको बोला गया कि ईस्ट में, मशरूम में और जो ब्रेड मोल्ड है उसमें जो न्यूट्रिशन का तरीका है या पोषण का जो तरीका है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी पोषण, इंसेक्टिवोर्स यानी कि कीटभक्षी, सैप्रोफिटिक यानी कि मृतजीवी, या पैरासिटिक यानी कि परजीवी। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसलेट करें तो हमने कहा
आपने कहा हमारे पास 3 चीजें आती हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है, जो मैं इरेज कर लेती हूँ। हमने कहा ईस्ट है, मशरूम है और ब्रेड मोल्ड है। इसमें पोषण की जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में आपके पास क्या क्या आए हैं एक बार देखिए। ऑप्शन में आए हैं ऑटोट्रॉपिक, कीटभक्षी, सैप्रोफाइटिक या परजीवी। तो ऑटोट्रॉपिक को क्या कहते हैं? हम परजीवी कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक को हम स्वपोषी कहते हैं ऑटोट्रॉपिक को, ठीक है। परजीवी किसे कहेंगे? पैरासिटिक को कहेंगे। ऑटोट्रॉपिक को हम कहते हैं स्वपोषी, ठीक है। और सैप्रोफिटिक को हम कहते हैं मृतजीवी, ठीक है। कीट भक्षी को आप कहते हैं इंसेक्टिवोर्स और परजीवी को आप कहते हैं पैरासिटिक। अगर हम इन चारों में देखें कि पोषण किस प्रकार से में होता है, ऑटोट्रॉपिक में हमने कहा क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। दूसरा आता है इंसेक्टिवोर्स, यानी कि कीट भक्षी। हमने कहा जो कीट भक्षी हैं वो क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। ये क्या करेंगे? कीटों का भक्षण करते हैं। एग्जाम्पल इसका पिचर प्लांट है, या फिर आपने कहा कि जो घट पड़ने जो पौधा है, ठीक है। मृत जीवी क्या करते हैं यहाँ पर? सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। और चौथा हमारे पास आता है परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? एक एक करके पढ़िए कि क्या मतलब है यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट का, ठीक है। हमने बोला है यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से आती है। आपने समझा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटो सिंथेसिस किसे कहते हैं। कीट भक्षी क्या है? ऐसे प्लांट जो कीटों का भक्षण करते हैं उन्हें कीट भक्षी कहते हैं। सैप्रोफिटिक या मृतजीवी किसे कहते हैं? कि जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और लास्ट है परजीवी की जो अपने भोजन के लिए किसी जीव पर निर्भर रहते हैं, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने भोजन के लिए क्या है, ये डिपेंड रहते हैं। अब हमने कहा ईस्ट है, मशरूम है और ब्रेड मोल्ड है। ये तीनों ही क्या है? अगर हम बात करें यहाँ पर तीनों की, किन तीनों की? ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, ये तीनों आपके आते हैं कवक और किंगडम फंजाई से ये बिलोंग करते हैं। तीनों ही क्या है? कवक हैं। मशरूम जिसे आप क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं, ठीक है, सब्जी के रूप में आप इसे यूज करते हैं। तो और दूसरा हमारे पास आता है ईस्ट। ईस्ट आपने कहा कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें आप इसे यूज करते हैं। फर्मेंटेशन यानी कि आपने कहा कोई डो है, डो का मतलब क्या हुआ, कोई आटा है, ठीक है, इडली का डो है, या आपने कहा जैसे ब्रेड बनाते हैं तो उसके लिए आप डो तैयार करते हैं या आटा तैयार करते हैं। उसमें अगर आपने क्या कर दिया है, ईस्ट को ऐड कर दिया है, तो ये क्या होता है, आटा कुछ टाइम बाद फूल जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो आटा है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। आटा या डो जो भी आप इसे यूज, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। आपने कहा ये जो डो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, पहली चीज। और दूसरा क्यों मुलायम होगा, फूलने के कारण यहाँ पे मुलायम हो जाता है।
इसी के साथ हमने कहा अगर जो बेवरेजेस होते हैं जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल के निर्माण में भी ईस्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, फर्मेंटेशन होती है और तब यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट का यूज किया जाता है। अगर हम ब्रेड मोल्ड कहें तो ब्रेड मोल्ड क्या है, आपने एक ब्रेड देखा है यहाँ पे इस प्रकार से ब्रेड देखा है, और ब्रेड में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेड में आपने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा होगा कभी, अगर आपने इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे और ब्रेड में अच्छे से फफूंद देखिए, जब ब्रेड में या रोटी में फफूंद लग जाती है तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रकार से, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे छोटे छोटे घास होती हैं, और वो जो घास है ये ऊपर से इस प्रकार से फूली हुई है इस प्रकार से, और ये डंडे जैसी संरचना है, इसे हम क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि मशरूम और ईस्ट हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें बेनिफिट दे रहे हैं। ब्रेड मोल्ड हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमारे लिए कैसी है, हार्मफुल है यहाँ पर, ठीक है, क्या करें, हमारे खाने को खराब कर रही है। अगर आपने किसी ऐसे भोजन को ग्रहण कर लिया है कि जिसमें फफूंद लगी थी, तो आपकी है कि उस व्यक्ति की तबीयत खराब भी हो सकती है, ठीक है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आपने क्या किया है, जो वहाँ पे, क्योंकि ये क्या कर रहा है एक्चुअली में, जब भी ब्रेड मोल्ड या फिर कोई फंगस अपना भोजन प्राप्त करती है तो इससे क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो फूड का डाइजेशन है ये बाहर ही इसका डाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, और डाइजेस्टेड फूड को कंज्यूम करते हैं। इट मीन्स कि ये जो ब्रेड है इसका डाइजेशन हो चुका होगा, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, ये जो ब्रेड है हमारे लिए क्या है, सेफ नहीं होगी, यानी कि हेल्दी नहीं होगी। तो अब आपने तीनों को देख लिया कि ईस्ट का क्या यूज है, मशरूम का क्या यूज है, ब्रेड मोल्ड का क्या यूज है, ठीक है। हमने कहा अगर हम एग्जाम्पल लें किसको, अगर मशरूम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मशरूम सभी ने देखा है, ईस्ट को नहीं देखा होगा आपने, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक है। ब्रेड मोल्ड को भी आपने देखा होगा। तो हमने कहा यहाँ पर कि क्या होता है, यहाँ पर जो मशरूम है, मशरूम को कभी आपने देखा कि वो सपोशी है, हमने कहा नहीं, क्योंकि मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्योंकि वो कलरलेस होता है, व्हाइटिश आप देखते हैं उसे, ठीक है, ग्रीन तो नहीं होता है। दूसरे हमने कहा क्या वो कीटों का भक्षण करते हैं, हमने कहा नहीं, मशरूम में कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो हमने नहीं देखा है। कैसा होता है मशरूम का स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा अगर इस प्रकार का देखा है मशरूम का स्ट्रक्चर। आपने कहा यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा तो नहीं होता है कि ये क्या करेंगे, यहाँ पर कीटों का भक्षण करेंगे, ऐसा होता है, ऐसा हमने नहीं देखा है कि इनमें ऐसा नहीं होता कि ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसा हमने नहीं देखा है। या हमने कहा कि ये अपने भोजन के लिए किसी जीव पे निर्भर है, हमने कहा नहीं, ये सड़े गले पदार्थों पे क्या हो रहे हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, किसी जीव से अपना भोजन नहीं लेते हैं। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि मशरूम जो है वो मृत जीवी है। मृत जीवी क्यों है, क्योंकि जहाँ पर कोई लकड़ी सड़ी है या जो पत्ते हैं वो वहाँ पे सड़े हुए हैं तो वहाँ पे मशरूम ग्रो होती है, ठीक है। या फिर अगर मैंने कहा कि ब्रेड मोल्ड है तो ब्रेड मोल्ड कहाँ डेवलप हो रही है, ब्रेड पे हो रही है, क्या ब्रेड लिविंग है, हमने कहा नहीं। क्या ब्रेड कीट है, हमने कहा नहीं। ब्रेड जो ब्रेड मोल्ड है वो किसी भी प्रकार से स्वपोषी तो नहीं हो सकता है, तो हमने कहा स्वपोषी तो पहले ही ऑप्शन से हट जाता है। तो इतना हम समझ चुके हैं कि मशरूम और ब्रेड मोल्ड जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं। अब आता है यहाँ पे ईस्ट। हमने कहा ईस्ट को आप कहाँ डाला, आपने डो में डाला, ठीक है। ईस्ट क्या करता है यहाँ पर, ना तो वो स्वपोषी है, ना ही वो कीटों का भक्षण करता है, ना ही वो अपने पोषण के लिए किसी जीवित पर निर्भर रहता है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों जो है यहाँ पर वो अपने भोजन के लिए किसी मृत पे आश्रित होते हैं, इसीलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, सैप्रोफिटिक या मृत जीवी। तो हमने कहा कि तीनों जो हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे मृत जीवी कहलाते हैं। क्लियर है, चलिए अब आप अपने आंसर को यहाँ पे नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेटमेंट नंबर 6 हमारे पास आती है। व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ लीफ थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस वी सी अ न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग। आपसे बोला गया है कि जब हमने एक पत्ती है, ये एक पत्ती है, ठीक है, ये क्या है, स्टेम है, ये पत्ती है। अब ये पत्ती इस प्रकार से लगी हुई है। मैंने कहा ये जो पत्ती है ये वाली सरफेस क्या होगी, अपर सरफेस होगी, और ये वाली सरफेस क्या होगी, इसकी लोअर सरफेस होगी। तो दो सरफेस होती है, अपर का मतलब होता है ऊपर वाली, लोअर का मतलब होता है नीचे वाली सरफेस। अपर सरफेस जो होती है वो डार्क कलर की होती है, आपको गाढ़े रंग की दिखाई देती है, यानी कि जो ग्रीन कलर होगा वो डार्क ग्रीन कलर यहाँ होगा और लाइट ग्रीन कलर यहाँ होगा। तो लाइट ग्रीन कलर कहाँ होता है आपकी, यानी कि लीफ की अपर सरफेस में, और लाइट ग्रीन कलर कहाँ होता है, लीफ की लोअर सरफेस में होता है। ठीक है, आपको बताया गया है कि जब किसी पत्ती को यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग लेंस है या फिर माइक्रोस्कोप है, वहां पर क्या किया गया, पत्ती की लोअर सरफेस को देखा गया तो बहुत छोटी छोटी स्मॉल ओपनिंग यहाँ पर दिखाई दी। ठीक है, क्या बोला गया है, बहुत छोटी छोटी स्मॉल, ध्यान रखिए ओपनिंग बोला गया, छोटे छोटे क्या दिखाई गए हैं, यहाँ पर ओपनिंग दिखाई दी है। अब क्वेश्चन अब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म गिवन टू सच ओपनिंग। निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जो इस ओपनिंग के लिए हम यूज करते हैं। आपने कहा स्टोमेटा है, आपने कहा लैमिना है, आपने कहा मिडरिव है, या आपने कहा वेन्स है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं, अच्छे से पढ़िए और इसे समझिए। हमने कहा जब हम एक आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस तरह के छिद्रों के लिए क्या है, हम यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस तरह के छिद्रों के लिए दिया गया है, ये क्या है, छिद्र है। ठीक है, चलिए ऑप्शन में आपके पास आते हैं रंध्र, दूसरा आता है लैमिना, तीसरा आता है मिडरिव, चौथा आता है वेन, शिरा। यहाँ पर क्या होगा, इन्हें हम क्या कहेंगे, शिरा कहेंगे। नस कहाँ कहते हैं हम, जब हम ह्यूमन की बात कहते हैं। अब आप एक पत्ती को देखिए, ये चारों, सबसे पहले तो ये चारों भाग जो हैं वो पत्ती के ही भाग होते हैं। ये हमारे पास एक पत्ती आती है, ठीक है, चलिए ये हमारे पास क्या आ गई है, एक लीफ आ गई है। इस लीफ के अगर हम अलग अलग भागों की बात करें तो सबसे पहले हमने कहा, चलिए एक और भाग यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्टोमेटा, तो ये हमारे आते हैं स्टोमेटा, ठीक है। दूसरा हमने कहा लैमिना, ये जो ब्रॉड वाला पूरा पोर्शन है इसे हम लैमिना कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमने कहा मिड रिब, ये जो आपको बीच की सबसे मोटी यहाँ पर रिब दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं मिड रिब, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वेन, ये जो आपको धागे नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इन्हें हम कहते हैं वेन या मिड रिब, ठीक है। और लैमिना पूरा पोर्शन आ जाता है। अब आपको ये बताना है
कि यहाँ पर जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उनका नाम क्या है, जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, क्या उनका नाम स्टोमेटा है या उनका नाम लैमिना है या उनका नाम मिडरिब है या वेन है। क्योंकि हमने डायग्राम बना लिया है तो आप अच्छे से बता सकते हैं। हमने कहा यहाँ पर जो लैमिना है वो तो पूरा पोर्शन बता रहा है लीफ का, एक छोटे से छिद्र की बात नहीं कर रहा है, वो छोटे से ओपनिंग की बात नहीं कर रहा है। तो हमने कहा लैमिना तो हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा आता है मिडरिब। आपने कहा ये क्या आपको छोटी सी ओपनिंग दिखाई दे रही है, नहीं, ये तो क्या है पूरे एक धागे नुमा संरचना है, ओपनिंग नहीं दिखाई दे रही है। हमने कहा मिडरिब हमारा आंसर नहीं होगा। फिर आता है शिरा। आपने कहा ये पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं जो है वो यहाँ पर ओपनिंग्स की बात नहीं कर रही है, छोटे से छिद्र हमें नहीं बता रही है। हमने कहा हमारा आंसर शिरा भी नहीं है। क्या बचा, एक रंध्र। रंध्र ही इसे बोलेंगे। छोटी छोटी ओपनिंग्स का मतलब है यहाँ पर रंध्र, या छिद्र को हम क्या कहते हैं, रंध्र भी कहते हैं। तो आपका आंसर ऑलरेडी आपके सामने है कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि हम इन छोटी छोटी ओपनिंग्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा, या इन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा को ही क्या रंध्र कहा जाता है। क्लियर है। चलिए, तो अपना आंसर आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसमें स्टेटमेंट पढ़िए जिसमें कहा गया है टू ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड एंड लिव टुगेदर। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं जो अच्छे फ्रेंड हैं और एक साथ रहते हैं। वन पर्सन प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या बोला गया देखिए। बोला गया है हमारे पास आता है एक ऑर्गेनिज्म ए और एक हमारे पास आता है ऑर्गेनिज्म बी। ये दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। ठीक है, आपने कहा वन प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एक जो है ए जो देता है वो क्या क्या देता है, यहाँ पर इसे शेल्टर देता है, शेल्टर यानी कि आवास देता है। दूसरा वाटर या जल देता है और तीसरा देता है न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। ठीक है, शेल्टर यानी कि आवास, जल और पोषक तत्व। ठीक है, ए देता है बी को क्या देता है, आवास यानी कि रहने के लिए जगह देता है, पानी देगा और पोषक तत्व देगा। वाइल द अदर प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड सच। दूसरा क्या देगा, बी क्या देता है फिर इसे, ये से देता है फूड, यानी कि ये से क्या देगा, भोजन देगा। तो आपसे क्या बोला गया है, दो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते हैं और दो ऑर्गेनिज्म आपस में क्या है, गुड फ्रेंड है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, अच्छे फ्रेंड है, ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी। ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी को कुछ देता है, क्या क्या देगा, आवास देगा यानी कि रहने के लिए जगह देता है, जल देता है और पोषक तत्व देता है। और इसके बदले में जो ऑर्गेनिज्म बी है वो ए को क्या देगा, फूड यानी कि भोजन देता है। तो आपने कहा टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर। वन प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स व्हाइल अदर प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड।
सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज, यानी कि इस प्रकार का जो इस प्रकार का जो एसोसिएशन है या इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में क्या क्या आपके पास आते हैं, क्या इसे हम सैप्रोफाइट कहते हैं इस एसोसिएशन को, क्या इसे परजीवी या पैरासाइट कहते हैं, क्या ऑटोट्रॉप कहते हैं या स्वपोषी कहते हैं या सिम्बायोसिस हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब ये चीजें आप समझ गए हैं तो हम पढ़ ले। हमने क्या बोला है, हमने कहा दो जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। एक जो है उनमें से एक जीव आश्रय, पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है दूसरे को, जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है और अपने मित्र को भोजन देता है। जीवों के इस तरह के एक संघ को क्या कहा जाता है, क्या इसे आप कहेंगे सैप्रोफाइट, परजीवी, ऑटोट्रॉफ और सहजीवन, क्या इसे कहेंगे? तो ये सेम वैसा ही है जैसे कि आप और आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को क्या दी, यहाँ पर पेन दिया और इसके बदले में आपके फ्रेंड ने आपको इरेजर दे दिया है या रबर दे दिया है मिटाने के लिए। तो आप और आपके फ्रेंड अच्छे फ्रेंड हैं, साथ साथ में रहते हैं, क्लास में साथ में बैठते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में आप घर जाते हैं स्कूल से, साथ में आप खेलते हैं क्योंकि आपके घर भी क्या है, सामने हैं। तो आपने कहा कि कुछ चीजें आप अपने दोस्त को देते हैं और कुछ चीजें आपका दोस्त आपको देता है। इसी प्रकार का यहाँ पर आपने कहा एक एसोसिएशन है, एक अरेंजमेंट है दो अलग अलग जीवों के बीच में। और इस प्रकार के अरेंजमेंट को हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद होगा लास्ट के टॉपिक जो हमारे थे, हमने क्या क्या कहा था, क्या इसे मृत जीवी कहते हैं? ठीक है, चलिए इसका क्या इसे मृत जीवी कहते हैं, क्या इसे परजीवी कहते हैं, या इसे स्वपोषी कहते हैं, या इसे सहजीवन कहते हैं? तो देखिए सैप्रोफाइट का मतलब होता है कि जो अपने भोजन के लिए किसी मृत पे आश्रित हो, वहां पर हमने कोई दो अलग अलग जीवों की बात नहीं की थी। परजीवी का मतलब है कि किसी दूसरे पर आश्रित है और वो किसी दूसरे से भोजन तो ले रहा है लेकिन उसके बदले उसे कुछ नहीं देता है, जैसे कि जूं या लिक, वो हमारे सरों में रहते हैं। अब जूं क्या करेगा, अपना भोजन लेता है, क्या करेगा, ब्लड को शक करेगा, लेकिन इसके बदले क्या वो मनुष्य को कुछ देता है? हमने कहा नहीं देता है, वो सिर्फ लेता है। यहाँ पर हमने कहा कि ये दोनों एक दूसरे को दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही देगा बल्कि दोनों साइड से लेन देन यहाँ पर चल रही। तो हमने कहा कि इसे पैरासाइट तो हम नहीं कहेंगे, क्या इसे ऑटोट्रॉप कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे? हमने कहा अगर ये स्वपोषी होते तो ए जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता, वो बी से भोजन नहीं लेता। ए अपना भोजन नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब ये स्वपोषी भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सहज जीवन कहते हैं, या फिर इसे सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये सिम्बायोसिस कौन आपको दिखाता है, इसका एग्जाम्पल आपको करना है। एक बार जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और बताइए इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हमने कहा है कि एग्जाम्पल क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म बी का क्या मतलब है? अगर मैं इनकी जगह यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूं तो हम क्या लिखेंगे? हमने कहा ये यहाँ पर आएगा फंजाई, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे कवक, जैसे मशरूम, ईस्ट और ब्रेड मोल्ड जिसके एग्जाम्पल हमने कहे थे। और बी जो है, बी का नाम क्या है, शैवाल है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एल्गी या शैवाल, दोनों नाम लिख लेते हैं। एल्गी, जिसे आप क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, जो फंगस है वो एल्गी को क्या क्या देता है, आवास यानी कि रहने के लिए जगह देता है, जल देता है, पोषक तत्व देता है। और एल्गी क्या करेगा यहाँ पर, आपने कहा एल्गी इसके लिए भोजन तैयार करके देता है। जब एल्गी और जो फंगस है दोनों एक साथ रहते हैं तब ये क्या बनाते हैं, ये निर्माण करते हैं यहाँ पे लाइकेन का। ठीक है, लाइकेन के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे वाइटिस पैचेस जो होते हैं जैसे पत्थरों पे या पेड़ों पे, वो होता है लाइकेन। तो हमने कहा लाइकेन किससे मिलके बनता है, जब फंगस और एल्गी इस प्रकार के एसोसिएशन में रहते हैं, इस प्रकार के अरेंजमेंट में रहते हैं, तब वो लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, आगे का स्टेटमेंट पढ़िए। आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा जो रॉ मटेरियल है वो हवा में प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा नाइट्रोजन है, चौथा क्या है हाइड्रोजन है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से अपने स्टेटमेंट देखिए और ऑप्शन को देखिए और सही ऑप्शन को चूज कीजिए। चलिए, तो इजी है। जब हमने फोटोसिंथेसिस की बात की थी तो हमने दो गैसों की बात की थी। वो दो गैसें कौन सी थी? एक तो हमने ऑक्सीजन की बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी। लेकिन हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है और ऑक्सीजन क्या होती है, बनती है कब? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बाद। हमने कहा एयर से क्या लिया जाता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ही ली जाती है। ऑक्सीजन तो क्या होती है यहाँ पे प्लांट में बनती है, ठीक है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर और आप इसी प्रकार से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।